So before we start, let us have some introduction. कुछ introduction देखते हैं इस chapter के बारे में. उसके बाद फिर हम डिटेल में देखेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक होती क्या है, क्या स्टेप्स होते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, वो हम देखेंगे. ठीक है. Okay, so if you look at your textbook, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो एक अच्छा सा एक पहला पैराग्राफ दिया गया है, इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ, राइट. तो उस इंट्रोडक्शन में क्या बताया है इन शॉर्ट. इफ यू हैव टेक्स्ट यू कैन सी दैट पार्ट. यस, फर्स्ट पेज नंबर 246, पेज नंबर 246 के ऊपर जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन. So that is actually introduction of this chapter ki why there is a need for improvement in food production. What do you think, what is your opinion about this कि जो भी हम क्या जरूरत है इम्प्रूवमेंट होने की, फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है. व्हाट इज योर ओपिनियन? यू कैन आंसर वन बाय वन. इज देयर अ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन और देयर इज नो नीड? यस, बोलो. There is a need. There is a need. Okay. Why there is a need? What do you think? Why we need to improve food production? Yes. Why we need to improve? Because you know our population, कैसा हमारा population, increasing population है, population explosion, right? कि जितना population है उस हिसाब से food, क्या food available है और क्या उस फूड, क्या वो जो अवेलेबल फूड है वो क्वालिटी फूड है या नहीं है, उससे हमें नरिशमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. सो फॉर दैट पर्पस इम्प्रूवमेंट, यस, इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज, जैसे हम बोलते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, चांस फॉर इम्प्रूवमेंट. मतलब जो वैरायटीज अभी हम प्लांट के वैरायटीज जो जिसके ऊपर हम फीड करते हैं अभी, राइट, वी ईट मोस्ट ऑफ द टाइम, जो भी हमारा मेजर फूड होता है वो वेजिटेबल्स होता है, राइट. फ्लैश हम कभी कभार खा लेते हैं, रोज रोज कोई नॉनवेज तो नहीं खाता, राइट. सो वी आर डिपेंडेंट मोर ऑन प्लांट्स, राइट. सो जो भी हम वैरायटीज कंज्यूम करते हैं, प्लांट वैरायटीज, वेजिटेबल्स, तो उनमें इम्प्रूवमेंट लाना काफी जरूरी है. ठीक है. So why it is necessary? Let's see some introduction for this. Improvement in food production. Food is one of the basic needs as it gives us energy for everything. Simply, एकदम simple sentence है कि food is one of the basic needs, right? You know our basic needs: food, shelter, and clothing, right? So food is one of the basic needs as it gives us energy for everything. It keeps us alive, strong, and healthy. It can be defined as anything solid, liquid, which when swallowed, digested and assimilated in the body, keeping us well. So ye food, see how they have defined food. It can be defined as anything solid, liquid, which when swallowed, digested and assimilated, keep us well. This is a simple definition of food. It is organic, energy rich, non-poisonous, edible and nourishing substance. तो जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो एनर्जी रिच होना चाहिए, नॉन पॉइजनस होना चाहिए, एडिबल, खा सके हम ऐसा फूड होना चाहिए, एंड उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं. यू नो न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. कैन यू टेल मी नेम्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम द फूड? यस, एनीवन? व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच यू गेट फ्रॉम द फूड? नो वन? व्हाट टाइप ऑफ, आप फूड सिर्फ खाते हो, बस खाने का काम करते हो, आपको उसमें से क्या मिलता है? व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स यू गेट फ्रॉम द फूड? And proteins. You get proteins, only proteins, Carbohydrates, fats, fats, or vitamins, minerals. Yes, so all these components makes the complete nutrients, make your food nutritious. Carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins and water, right? You know balanced diet, ये आपने सुना होगा balanced diet के बारे में. Yes or no? कभी लोअर स्टैंडर्ड से आप पढ़ते हो फूड पिरामिड,
how should be a balanced diet? A balanced diet should contain all the nutrients in adequate proportion. Now these nutrients are classified into macro and micro. Macro में आता है carbohydrates and proteins. Micronutrients में आता है fats. It means fats are necessary for our body, but in some adequate proportion. ज्यादा जब हम फैट्स कंज्यूम कर लेते हैं तो हम ही फैट बन जाते हैं, right? We become obese, right? So that is about nourishing substances. Green plants synthesize their own food through photosynthesis. This you know well. Plants do photosynthesis. But animals, including humans, cannot synthesize their food on their own, hence are dependent on plants. See, green plants, they are autotrophs, right? They can prepare their own food, they can synthesize their own food. But we individuals, we animals, we don't have chlorophyll pigment. So we cannot synthesize our own food. We are heterotrophs, so we are dependent on the plants for our food, right? Hence, we are dependent on plants directly. The famine is responsible for death of food, for dearth of food. Besides the rapid and dramatic increase in world population over the time. What is the meaning of famine? Famine मतलब अकाल पड़ना, जहाँ पे कि फूड नहीं है, पानी नहीं है, ऐसे काफी रीजन्स है हमारे स्टेट में महाराष्ट्र स्टेट में भी, जहाँ पे the people, they are dying without food, they don't have water, they don't have food, right? So that is famine condition. The famine is responsible for dearth of food, besides the rapid and dramatic increase in world population over time. To meet the increasing demand for food, there is a need for improvement of food production. So why we should improve the quality of food? Because of the increasing demand for food, increasing population, there is a need for improvement in the food production, both quantity wise as well as quality wise. Food, you are eating qualitative food. ये कैसे आप डिफाइन करोगे कि यस हम जो फूड कंज्यूम करते हैं वो क्वालिटी फूड है? Based on the nutrients, what type of nutrients are present in the food which you are consuming, right? Plant breeding and animal breeding help us to increase the food production. So plant breeding and animal breeding, as we are dependent on plants and animals for our food, so इनका breeding process काफी important है to increase the food production. Now let us see what is meaning of plant breeding. Okay, so see क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग? आपने सुना होगा ब्रीडिंग ये वर्ड के बारे में, राइट? यूजुअली यू नो व्हाट इज एनिमल ब्रीडिंग. एनिमल के अलग अलग ब्रीड्स होते हैं, जैसे आपको पता है डॉग के ब्रीड्स होते हैं, हर एक एनिमल के ब्रीड्स होते हैं. ओके, सो एनिमल ब्रीडिंग तो वो कैसे करते हैं? कोई भी डॉग की वैरायटी नहीं प्रोड्यूस करनी होती है तो वो क्या करते हैं, कुछ टेक्निक यूज करते हैं, right? Interbreeding, crossbreeding, hybridization, same thing plants में भी किया जाता है. Plants में कोई new variety, you know, simply अपना राइस के कितने सारे varieties है, yes or no? आप किसी भी grocery store में जाते हो तो there you understand कि there are various different kinds of rice, right? अलग अलग, they have some different names. So वो varieties develop की गई है by the plant breeders, right? So let us first understand what is the meaning of plant breeding. Okay, now plant breeding होता क्या है? See, plant breeding is the manipulation of plant species to create desired plant suitable for better cultivation. सिंपली ये आपको लर्न करना पड़ेगा व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि ये 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? सो व्हाट यू विल राइट, इट इज द मैनिपुलेशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन मीन्स टू चेंज. प्लांट ब्रीडिंग में क्या किया जाता है, एक सपोज एक प्लांट की कोई वैरायटी है, उस वैरायटी से स्पेसिफिक जो जीन्स है वो रिमूव की जाती है, यानी उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम चेंजेस लाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं. टू मैनिपुलेट मीन्स टू चेंज, राइट? सो प्लांट ब्रीडिंग is the manipulation of plant species to
क्रिएट, फॉर व्हाट पर्पस वी आर मैनिपुलेटिंग, किसी भी प्लांट का हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हम चेंज करेंगे, क्यों मैनिपुलेट करेंगे, क्या पर्पस है? टू क्रिएट desired plant, we want some desired characters in our plant, so we will manipulate it. Suitable for better cultivation, better yield and disease resistance. तो कोई भी प्लांट को जब मैनिपुलेट किया जाता है तो उनका एम क्या होता है, क्यों, किस एम से करते हैं मैनिपुलेशंस? फॉर गेटिंग अ बेटर यील्ड, यील्ड यानी ज्यादा प्रोडक्शन मिलना चाहिए उस प्लांट से, बेटर यील्ड यानी सब एक प्लांट के ऊपर इनिशियली दो, for example on one plant there used to be only 4 to 5 fruits, 4 या 5 ही fruits आते थे, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो प्लांट ब्रीडिंग करने के बाद उस प्लांट पे अभी 20 to 25 फ्रूट्स आते हैं, मीन्स देयर इज इंक्रीज इन यील्ड एंड डिसीज, मतलब हम ह्यूमंस को डिसीजेस होते हैं वैसे प्लांट्स में भी डिसीजेस होते हैं। प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेस्ट, पेस्ट PEST पेस्ट, टूथपेस्ट नहीं, that is PASE pest. Plant pest is different thing. Plants are also attacked by various pathogens. So to protect that particular plant from any infection, we do manipulations in the plant so that the plant will not be affected, the plant will become resistant to a specific disease. So for this purpose we do plant breeding. In short, plant breeding क्या है? Manipulation. The technique of manipulating plants as per our desire, as per our need. Are you getting this? समझ में आई बात क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग से? Yes, no, give some reply. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So yes, here in this diagram a good example is given. See, दो plants है यहाँ पे, एक फर्स्ट प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई है? डिसीज रेजिस्टेंट। ये जो प्लांट है इस प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस वाली एबिलिटी है, और ये जो दूसरा प्लांट है इसमें बेटर फ्लेवर, यानी ये जो प्लांट है इसमें फ्लेवर वाली जीन अच्छी है, गिविंग बेटर फ्लेवर। ओके, सो क्या करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में? इससे इसका डीएनए होगा, हर एक प्लांट, each and every plant has its own genetic material, जैसे we have DNA, plants also have their DNA, you know, on the DNA genes are present, so the disease resistant वाला जो specific gene होगा वो remove किया जाएगा, और इस प्लांट में जो बेटर फ्लेवर गिवन देता है वो जीन आइसोलेट किया जाएगा, एंड दीज टू जीन्स दे विल बी inoculated, inserted inside this न्यू प्लांट। यानी मतलब ये दो जीन्स है, इसको मिक्स करके ये जो नया प्लांट बनेगा, नाउ दिस प्लांट विल हैज बोथ दी क्वालिटीज, डिसीज रेजिस्टेंट भी होगा इसमें और बेटर फ्लेवर भी होगा, यानी characteristics of two different plants, we have combined those characteristics in one single plant. Okay, so अगर कोई आप suppose you are a consumer, so what you will think, या फिर आप फार्मर हो, राइट, आपको इस क्रॉप का प्रोडक्शन लेना है आपके एग्रीकल्चरल लैंड में, तो जब आप सीड्स लेने जाओगे तो आप क्या सोचोगे कि मैं डिजीज रेजिस्टेंस वाले प्लांट के सीड्स लूं या फिर बेटर फ्लेवर वाले? और अगर आपके पास थर्ड ऑप्शन है, ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही प्लांट के सीड में आपको मिल रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे? यू विल गो फॉर दिस थर्ड qualities in one single plant, will go for the production of this plant, right? This is what is done in plant breeding. ठीक है, और जो ये प्लांट फॉलो करते हैं उन्हें बोला जाता है प्लांट ब्रीडर्स, प्लांट ब्रीडर्स। ओके, ना ये जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है ये ऐसे नहीं है कि आज जीन और न्यू वैरायटी डेवलप हो गई, नो, a very big long process.
छः सात various combinations, okay, of genes, and then they see whether yes, is this particular variety is able to survive or not. Okay. Green revolution. Okay, have you heard about this green revolution? क्या होगा green revolution? क्या आता है आपके mind में सुनने के बाद? Green revolution. Green means related to plants, right? So the development and flourishing of agriculture. Green revolution क्या है? The development and flourishing of the agriculture, it was dependent on plant breeding. So green revolution was carried out in the world by a scientist called Dr. Norman Borlaug. ठीक है, it is given in your textbook on page number 247. एक box में given है, know the scientist में. Norman Borlaug is known as the father of green revolution in the world, whereas in India, MS Swaminathan, Dr. MS Swaminathan is known as the father of green revolution in India. तो इन्होंने क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, यानी इन लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग यूज टेक्निक यूज करके काफी सारे इम्प्रूव्ड वैरायटीज इंट्रोड्यूस किए इंडिया में, और उनका एंड देन एग्रीकल्चर स्टार्ट फ्लरिशिंग, बिकॉज बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते थे, क्रॉप्स होते थे, उन वो क्वालिटी क्रॉप्स नहीं थे, उसमें न्यूट्रिएंट्स कम थे, नरिशमेंट वैल्यू कम थी. तो इन्होंने क्या किया, MS Swaminathan as well as Norman Borlaug, what they did, they used the plant breeding technique to produce new improved varieties, and therefore this process, ये जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, this is known as green revolution. ठीक है. Classical plant breeding involves hybridization of pure lines. Now you know this meaning of pure lines. We have studied this in Mendel's chapter. Pure line यानी true breeding. जो भी plant variety true breeding है, it is called pure line. And artificial selection to produce desirable traits. Now you know the meaning of traits also. The character which is expressed, it is called a trait, right? Now molecular genetic tools are used for plant breeding. So now let us understand what are the steps in plant breeding. Plant breeding technique करते कैसे है? कुछ तो steps होंगे ना, किसी भी टेक्निक की कुछ steps होती है, process होती है, वो हम देखते हैं. Plant breeding, desirable traits for plant breeding. ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ऐसे नहीं है कि आपने कोई भी प्लांट उठा लिया और अभी बोला कि मैं इसमें से जीन निकालूंगा और प्लांट ब्रीडिंग शुरू कर दूंगा. नहीं, ऐसे नहीं होता. आप जो प्लांट सिलेक्ट करते हो उसमें कुछ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होने चाहिए, सुपीरियर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. सो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? लाइक लेट्स सी, फर्स्ट इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी. डिजायरेबल ट्रेट्स, ये ट्रेट होनी चाहिए, कैरेक्टर होनी चाहिए उस सिलेक्टेड प्लांट में कि उसकी क्रॉप यील्ड ज्यादा होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए. नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस. नाउ देखो, आपको लगता होगा कि हम पढ़ाई करते हैं, हम बच्चे, तो हम पे काफी सारा स्ट्रेस होता है. ऐसे नहीं होता. हर एक लिविंग कंपोनेंट इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जो लिविंग कंपोनेंट है, ईच एंड एवरी कंपोनेंट हैज फेस स्ट्रेस. ओके, तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, जो हमें लगते हैं दे आर ऑलवेज एवरग्रीन, वाओ कितना अच्छा लाइफ है उनका, ऐसे नहीं है. प्लांट्स ऑल्सो सफर फ्रॉम स्ट्रेस. व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेस? गिवन हियर, सी, सैलिनिटी. अगर जो प्लांट्स को हम वाटरिंग करते हैं उस वाटर में सॉल्ट्स का क्वांटिटी बढ़ गया, सॉल्टी वाटर हम दे रहे हैं प्लांट्स को, तो प्लांट्स पे स्ट्रेस आता है, राइट? देन नेक्स्ट, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम हॉट, काफी समर सीजन में कितना ज्यादा धूप होता है. सो प्लांट्स दे ऑल्सो गेट अफेक्टेड, दे गेट अंडर स्ट्रेस. तो जब प्लांट स्ट्रेस में होते हैं तो वो स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट करते हैं. Proline is example of stress hormone which is secreted by the plants when they are under stress. So plants, they are also under stress in extreme conditions like drought condition में, extreme temperature में, salinity है,
So all these are reasons for plants to come under stress. Okay, so हम ऐसा प्लांट सिलेक्ट करेंगे कि जिसमें एबिलिटी हो to tolerate any change in the environment. That should be the second characteristic. Third क्या है? Increased resistance to insect, pest and pathogens. So that plant must have genes to fight against the various insect, pest and pathogens. ठीक है? Now let us understand the steps. Yes, this part is there in your textbook also. Textbook में दिया है on the page number 247 the main steps of the plant breeding program. Okay, it is also प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं यानी हम आर्टिफिशियली करते हैं प्लांट ब्रीडिंग. नेचर में जब रिप्रोडक्शन होता है, व्हेन वी यूज द वर्ड रिप्रोडक्शन, नेचर में हो रहा है तो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. वहां पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता. लेकिन व्हेन वी डू प्लांट ब्रीडिंग वी डू इट इन लैबोरेटरी, राइट, इन विट्रो, इन लैबोरेटरी. Okay, and manually we are doing, so it is also known as hybridization technique. क्योंकि हम क्या करें, दो अलग प्लांट्स को कंबाइन करके एक नया प्लांट डेवलप करते हैं. मतलब हम हाइब्रिड वैरायटी बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड, दैट्स द मीनिंग ऑफ वर्ड हाइब्रिड. हाइब्रिड क्रॉप्स होना बुरी बात नहीं होती, ठीक है, यू नो दिस. एक होता है वाइल्ड वैरायटी. वाइल्ड वैरायटी यानी जो नेचर में नेचुरली आता है, और दूसरा होता है हाइब्रिड वैरायटीज जो कि प्लांट ब्रीडिंग थ्रू डेवलप की जाती है वो वैरायटीज. ठीक है. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स? लेट्स सी दैट. द मेन स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग. फर्स्ट स्टेप क्या है? कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी. सेकेंड स्टेप, वी आर गोइंग टू सी ऑल द स्टेप्स इन डिटेल. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे प्लांट्स सिलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करेंगे ऐसे प्लांट्स के सीड्स की जिसमें हमें ज्यादा वेरिएशंस मिलते हैं. ठीक है, यू नो, बिकॉज वी आर सर्चिंग फॉर वेरिएशंस, वी आर सर्चिंग फॉर सुपीरियर कैरेक्टर्स, लाइक, राइट. सो नेक्स्ट सेकेंड स्टेप होगा इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. सो जो भी हमने सीड्स कलेक्ट किए फर्स्ट स्टेप में, वो सारे सीड्स को हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि yes whether the seed is useful for us or not, and we will select the parental generation. Selection of parents यानी plant species, actually plant species select करेंगे. एक हम select करेंगे male plant and दूसरा female plant. Then next third step, cross hybridization of selected parents. ठीक है, तो जो हमने मेल एंड फीमेल पेरेंट्स सिलेक्ट किया है उनके बीच हम हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग करेंगे. इन शॉर्ट, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर. तो क्रॉसिंग करने के बाद फिर वो ग्रो होगा प्लांट, राइट. उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, फ्लावर डेवलप होगा, फ्लावर विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड फ्रूट विल फॉर्म द सीड्स एंड देन वी विल गेट दैट सीड्स. ओके, हाइब्रिड सीड्स. फिर वो हाइब्रिड सीड्स को हम, नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट. जो भी अच्छे वाले सीड्स है उसे हम सिलेक्ट करेंगे. एंड लास्ट स्टेप इज टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन. तो कोई भी जब न्यू वैरायटी डेवलप होती है तो सबसे पहले वो टेस्ट की जाती है लैबोरेटरीज में. ठीक है, और टेस्ट करने के बाद पूरा जो भी प्रोसेस है वो होने के बाद फिर उसके वो कमर्शियलाइज किया जाता है, यानी उसको कोई ब्रांड नेम से उसे मार्केटिंग के लिए सेंड किया जाता है. सो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लांट ब्रीडिंग. इज इट डिफिकल्ट? यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकेंड कौन सा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. बाकी ये कॉमन चीज है ना, सोचने की कुछ अलग से बात ही नहीं है इसमें. सबसे पहले सीड्स कलेक्ट करेंगे, फिर उसको इवेल्युएट करेंगे कि इसमें से कौन सा अच्छा है, फिर उसमें से हम पेरेंट्स सिलेक्ट करेंगे. पेरेंट्स के बीच क्या होगा, क्रॉसिंग, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. फिर हमें नया जनरेशन मिलेगा, उसे हम रेज करेंगे, उसे वापस टेस्ट करेंगे कि yes is it suitable, and then we will do its marketing simply. ठीक है. Now let us understand in detail what is done in each and every step. First step is collection of genetic variability. What is done here? In wild relatives of many crops, pre-existing genetic variability is available. यानी
किसी भी प्लांट का जो वाइल्ड वैरायटी है, वाइल्ड यानी जो नेचुरल वैरायटी है, so that natural variety has its own variations and has its own genetic variability. Collection and preservation of wild varieties, species and relatives of the cultivated species is a prerequisite for effective exploitation of natural genes. The entire collection of plants or seeds having all the alleles for all genes in a given crop is called germ plasm collection. Okay, so if you can take a screenshot, please take the screenshot. यहाँ पे क्या दिया है, what is germ plasm collection? तो ये जो हम collection of genetic variability means what we collect, actually we collect good genes, superior quality of genes. We actually will collect some seeds, some plants which contains good quality of genes. So that is nothing but germ plasm collection. Is it clear to you? तो ये होगा फर्स्ट स्टेप कि जो प्लांट्स में अच्छा कैरेक्टर नजर आता है तो उस प्लांट को हम सिलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी. नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या है, द जर्म प्लाज्म इज इवेल्युएटेड. जो हमने कलेक्ट किया है उसे हम इवेल्युएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे फॉर आइडेंटिफाइंग प्लांट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स. तो उसे हम आइडेंटिफाई करके देखेंगे कि यस, इसमें जो हमें कैरेक्टर चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है. सिलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाइड एंड यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन. तो जो सिलेक्टेड प्लांट्स है उसे हम क्या करेंगे, आई विल लेबल इट एज मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट, एंड फिर उसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस. Pure lines are created wherever desirable and possible. Now third step, what is third step? Cross hybridization among the selected parents. जो second step में हमने दो जो plant select किए उनके बीच हम क्या करेंगे, hybridization, crossing करेंगे. It is the process in which desired characters are genetically combined from two different parents to produce hybrid plant. Example, high protein quality of one parent is combined with disease resistance from another parent. For example, see your good example is shown with diagram. Now this is, this is a maize, right? Sweet corn इसे बोला जाता है maize, right? So एक यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वन प्लांट, टू प्लांट्स आर सिलेक्टेड, ठीक है, एंड दे दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स कर दिए, कंबाइन कर दिए बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एंड नाउ दे गॉट द हाइब्रिड. नाउ हाइब्रिड हैज गुड protein, high protein content, as well as this hybrid is resistant to diseases. Initially you can see this was affected by disease, okay, and this contained less proteins, लेकिन by hybridization we combined these two characteristics and we developed a new variety, a hybrid, which is now disease free as well as it contains good protein content. ठीक है, this is how hybridization is done. Now the next, yes, now there are some limitations for hybridization. Very time consuming and tedious process. Yes, as I told you कि ये plant breeding जो process है वो ऐसे नहीं है कि आज किया और कल हमें results मिल गए. It's a very long process, time consuming process. Hybrids may not combine the desirable. हाँ, और ऐसे भी हो सकता है कि जब हमें हाइब्रिड मिले, ठीक है, तो उस हाइब्रिड में जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थे वो नहीं एक्सप्रेस हुए, ऐसे भी हो सकता है. समझ रहे हैं, मतलब इतना सब कुछ प्रोसेस करने के बाद एंड में हमें पता चलता है कि इस प्लांट में वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस ही नहीं हो रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो इम्पैक्ट. ओके, एक hybrids may not combine the desirable characters. Usually only hundreds to 1,000 crosses show the desirable combination. So ये कुछ limitations है hybridization के. Next, fourth step is selection and testing of superior recombinants. तो हमें hybrid तो मिल गया, अभी हम क्या करेंगे, इस hybrid में से भी जो superior hybrid है उसे हम select करेंगे. It is crucial to the success of the breeding objective and requires careful scientific evaluation of the progeny. Progeny means this newly developed hybrid. It yields plants that are superior to both parents
These are self-pollinated for several generations till they reach a state of uniformity, so that the characteristics will not segregate in the progeny. तो ये स्टेप में क्या किया जाता है, बेटर प्रोजेनी सिलेक्ट की जाती है, बेस्ट प्रोजेनी, एंड फिर उस प्रोजेनी में सेल्फ पॉलिनेशन किया जाता है टू गेट टू ऑब्टेन इट्स प्योर लाइन. Last step is testing, release, and commercialization. The newly selected lines are evaluated for their yield and other agronomic traits of quality and disease resistance. So, जो newly selected variety है उसे test किया जाएगा. This is done by growing them in the research field. So actually, plant breeders have to grow and see whether their plants are showing that qualities. Desirable qualities. Research fields and recording their performance under ideal fertilizer application, irrigation, and other crop management practices. So these are the plant breeders who have raised their plant varieties, and they are checking whether their plants are showing the desirable traits, characters which they wanted to express in their plants. ओके तो ये हो गए प्लांट ब्रीडिंग के 5 स्टेप्स. द इवैल्यूएशन इज फॉलोड बाय टेस्टिंग द मटेरियल्स इन फार्मर्स फील्ड फॉर एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन्स. तो ये कितने बार चेक किया जाता है, 3 ग्रोइंग सीजन्स एट सेवरल लोकेशंस इन द कंट्री. और ऐसे नहीं है कि एक ही लोकेशन में वो एग्जामिन किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा कि वेदर वो वैरायटी किसी भी स्टेट के अलग अलग पार्ट्स में ग्रो हो रही है या नहीं. Representing all the agro-climatic zones, the material is evaluated in comparison to the best available local crop cultivar. Okay, and finally फिर that crop is marketed, it is released, commercialized. So these are the 5 steps you have to learn. द स्टेप्स एक्चुअली जो मेन स्टेप का हेडिंग है वो आपको याद करना पड़ेगा. अंडर दैट यू नो व्हाट टू राइट, बिकॉज इस हेडिंग में ही सब कुछ आ जाता है कि एक्चुअल में क्या किया जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हीट एंड राइस. व्हीट एंड राइस मींस ये आता है इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स. ठीक है. सो इफ यू नाउ योर टेक्स्ट बुक में, सो फर्स्ट पार्ट हमने ये कंप्लीट कर दिया है, द स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग. सी कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, evaluation and selection of parents, hybridization. Again here they have shown with a good flow chart. So refer this flow chart, draw this flow chart. These are the steps of hybridization technique. इस बॉक्स में दिए गए सारी स्टेप वाइज मैनर. फिर फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, एंड फाइनली देन नाउ वी आर गोइंग टू सी इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स. इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स. तो इसमें है पहला व्हीट एंड राइस. व्हीट एंड राइस में कैसे इंडिया में हाइब्रिड क्रॉप्स डेवलप किए गए. उसके बाद हम देखेंगे अबाउट शुगर केन. फिर हम देखेंगे मिलेट्स के बारे में. ठीक है. सो सी इन इंडिया हाउ द wheat and rice improved varieties of wheat and rice are developed. Agriculture accounts for approximately 33% of India's GDP and employs nearly 62% of the population. So ये थोड़ा बहुत जनरल यहाँ पे नॉलेज आपको मिल रहा है. नेक्स्ट, इन इंडिया food production has increased by the development of high yielding crop varieties. तो इंडिया में फूड प्रोडक्शन का यील्ड बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस इन द मिड 1960s. तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था इंडिया में वो कब हुआ था? आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. ठीक है. इंडिपेंडेंस मिलने के बाद अराउंड 1960s के टाइम पे जब कि हमारे ग्रैंडफादर की जो जनरेशन है हमारी, उनके वक्त ये ग्रीन रेवोल्यूशन वो इंडिया में हुआ था. जब क्या हुआ अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन, various varieties, improved varieties of wheat and rice were developed in India. During 1960 to 2000, wheat production increased from 11 million tons to 75 million tons.
अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा गया था। ये जो पार्ट है ना कि 1960 से लेके 2000 तक इंडिया में व्हीट के प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ, कितनी ग्रोथ हुई, तो ये नंबर भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ये एमसीक्यूज में पूछा गया है। इंक्रीज फ्रॉम 11 मिलियन टन्स टू 75 मिलियन टन्स। एंड इफ यू सी अबाउट राइस, the rice production increased from 35 million tons to 89.5 million tons. So you have to remember these numbers, okay, of wheat and rice. See Norman Borlaug, Dr. Norman Borlaug, he is known as the father of green revolution in the world. Okay, he was the one who took initiative for in plant breeding for getting improved varieties of plants. Norman Nobel laureate Norman, इनको Nobel प्राइज भी मिला है, नोबेल लॉरेट नॉर्मन बोरलॉग, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, मेक्सिको, डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ व्हीट। ओके, नाउ इन्होंने क्या किया, व्हीट की यूजुअली जो नॉर्मल व्हीट का जो वैरायटी था उसे ग्रो होने में अप टू इट्स मैक्सिमम हाइट काफी टाइम लगता था, ज्यादा ड्यूरेशन होता था। तो इन्होंने क्या किया, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट डेवलप की। सेमी ड्वार्फ यानी ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, ठीक है। तो इनिशियली जो लॉन्ग प्लांट्स बड़े होने तक जितना टाइम जाता था वो टाइम कम हो गया। now within a some period of time when they attain some that particular height, then that crop started fruiting. Okay, so he developed semi dwarf variety of wheat. In 1963, high yielding and disease resistant wheat varieties like Sonalika and Kalyan Sona were introduced in India. ये नेम्स आपको याद रखने हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि नेम सम सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट। सो आप क्या लिखोगे तभी, ये क्वेश्चंस जो है इसमें आप कुछ अपने मन की लिख नहीं सकते, राइट। आपको स्पेसिफिक जो नेम्स है वो ही लिखने पड़ते, तो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये लर्न करो, तो वो आ चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, और उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो दिया है देखो, हाईलाइट किया है, येलो कलर में लिखा है। सो दीज नेम्स यू हैव टू रिमेम्बर। कल्याण सोना एंड सोनालिका are high yielding and disease resistant wheat varieties, okay, introduced in India. Remember their names. Semi dwarf rice varieties. now जैसे wheat के ये दो names आपने याद रखे, वैसे rice के भी रखने पड़ेंगे। Semi dwarf rice varieties were derived from IR8, developed at International Rice Research Institute, Philippines, and Taichung native from Taiwan. Later, better yielding semi-dwarf varieties Jaya and Ratna were developed in India. तो इंडिया के जो नेम्स है वो आपको याद रखनी है। राइस के कौन से दो वैरायटीज डेवलप हुए, जया एंड रत्ना, और व्हीट के सोनालिका एंड कल्याण सोना। ओके, रिमेम्बर दिस, आई विल आस्क यू टुमारो दिस नेम्स, ठीक है। नाउ जैसे देखा व्हीट एंड राइस, वैसे शुगर केन में भी प्लांट ब्रीडिंग किया गया। सैक्यारम बारबेरी, तो ये क्या है, शुगर केन का साइंटिफिक नेम है। सैक्यारम बारबेरी, जीनस स्पीशीज, ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया बट पुअर शुगर कंटेंट एंड यील्ड। तो ये जो था वैरायटी सैक्यारम बारबेरी, इट यूज्ड टू बी ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया, बट इसका जो शुगर कंटेंट था और यील्ड था वो काफी कम था। So this variety was crossed with Saccharum officinarum. This was the second variety of sugar cane, Saccharum officinarum. इसकी क्वालिटी क्या थी, ट्रॉपिकल केन्स इन साउथ इंडिया, thick stem and high sugar content but do not grow well in North India. तो क्या प्रॉब्लम था, ये जो सैक्यारम ऑफिसिनारम था ये साउथ इंडिया में ग्रो होता था अच्छी तरीके से, इसमें शुगर क्वांटिटी भी कंटेंट ज्यादा था, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया,
ये जो दो वैरायटीज है सैकरम बार्बेरियन सैकरम ऑफिसिनारम, इसको क्रॉस किया हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज करके, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक यूज करके हाइब्रिडाइजेशन कंडक्ट किया, and so they got a hybrid sugarcane having desirable qualities like high yield, thick stem, high sugar and ability to grow in नॉर्थ इंडिया. सो सिंपली कितना अच्छा उन्होंने एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया कि ये दो जो वैरायटीज थे उनको कंबाइन करके उन्होंने एक तीसरी वैरायटी डेवलप की जिसमें कि शुगर कंटेंट भी अच्छा है, उसका स्टेम भी थिक है और वो इसका ईल्ड भी अच्छा है और वो एक पर्टिकुलर रीजन में ग्रो भी हो सकता है. सो likewise this one example you have to remember, you have to keep in mind sugar cane का ये दो स्पीशीज आपको याद रखने, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनको क्रॉस करके उन्होंने क्या अचीव किया वो आपको याद रखना है. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. एक लास्ट छोटा सा पार्ट है मिलेट्स का, वो देखते हैं. मिलेट्स मिलेट्स क्या होते हैं? जो भी ये ग्रास के जो ग्रेन्स होते हैं ना उसे बोला जाता है मिलेट्स. यानी ग्रास के ग्रेन्स यानी सिंपली ये जो जवार बाजरा, ठीक है, जवार बाजरा इनके जो ग्रेन्स होते हैं ना उसे सिंपली क्या बोला जाता है? मिलेट्स. जो कि एडिबल होते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, हम भाकरीज बनाते हैं by using jawar and bajra. Okay, so that grains are called millets. Hybrid maize, jawar and bajra have been developed in India. It includes high yielding varieties resistant to water stress. तो हाइब्रिड वैरायटीज मेज की, बाजरा की और जवार की भी डेवलप की गई है इंडिया में और उनकी क्वालिटी क्या है? दे आर हाई यील्डिंग एंड रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज पार्ट. ओके, tomorrow we'll continue with its next part. Is it clear to you? जो भी पढ़ा समझ में आया? आज हमने क्या देखा? प्लांट ब्रीडिंग, उसके स्टेप्स और इम्प्रूव्ड वैरायटीज देखे हमने, व्हीट एंड राइस, शुगर केन एंड मिलेट्स. ठीक है. योर टुडेज होमवर्क विल बी to write down the steps of plant breeding. You should write what is plant breeding and what are the steps of plant breeding. I'll show you your homework. See from your textbook. Okay, तो आप ये जो steps है ना वो लिखोगे और ये चार्ट ड्रॉ करोगे. Okay, steps of hybridization technique. You will draw this flow chart. You will write down what is plant breeding. What is plant breeding? ये यहाँ पे definition है वो लिखोगे. ठीक है. और steps, ये steps लिखोगे, पढ़ोगे और ये flow chart ड्रॉ करोगे. ठीक है. I'll put this homework questions on the Google Classroom और वहां पे आपको सबमिट करना है अंडर असाइनमेंट. मैं ये क्वेश्चंस डाल दूंगी, वहां पे आपको सबमिट करना है, होमवर्क करना है आपको. समझ रहा है? यस मैम. मैम सिर्फ हेडिंग लिखनी है स्टेप्स की या वो हेडिंग के अंडर भी है वो भी लिखना है? स्टेप्स की हेडिंग लिखो, बस स्टेप्स की हेडिंग लिखो और एक बार टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो. ठीक है. यहाँ पे क्या गिवन है वो एक बार पढ़ लो. कुछ डाउट होगा तो आप कल पूछो मुझे. ठीक है. यस मैम. थैंक यू मैम. ओके फाइन. सो विल स्टॉप नाउ. चलो बाय. सी यू टुमारो. Bye. थैंक यू मैम. बाय बाय.